हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड की तरफ है, और आपको बताया भी था मैंने कि हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे किसको, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस की थी टैक्सोनॉमिकल एड्स, यही था ना, टैक्सोनॉमिकल एड्स, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ इसका मतलब होता है हेल्थ और इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ठीक। यानी कि ये कोई भी बुक्स, रिकॉर्ड, प्लेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकती हैं विच में जनरली हेल्प इन द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन or to knowing about the features of that particular organisms, not only about that particular organisms, in fact हम बात करते हैं सभी living organisms की, जिसमें हमने टोटल 10 टैक्सोनॉमिकल एड्स को डिस्कस किया था। इसमें क्या क्या थे आपके, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था फ्लोरा, जो भी सबसे बड़ा फ्लोरा है जेके माहेश्वरी दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली ने बना है, उनके हैबिटेट से रिलेटेड और उनके जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड। फिर हमने मोनोग्राफ देखा था। मोनोग्राफ में मैंने आपको बताई दी है, मोनो मतलब एक, टैक्सोन की बात हो रही थी। इसी तरीके से हमने कैटलॉग, मैनुअल्स और हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन तक हमने डिस्कस किया था। हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंस सिर्फ इतना है, हर्बेरियम में हम ड्राइड, फ्रेश, प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स को रिकॉर्ड करते हैं या उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने कुछ अपने इंडिया के फेमस रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्वीन इंग्लैंड सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, लेकिन हमारी इंडिया का जो बोटेनिकल गार्डन है वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन या आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से भी है, जो कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। उसमें मैंने आपको बताया था कि दो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक तो वहां पे एक लिली का जो प्लांट है बहुत पुराना है और उसके लीव्स इतने बड़े हैं कि 10 पीपल्स एक साथ उस पर बैठ करके खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही एक और दूसरा मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट द ग्रेटेस्ट बैनियन ट्री, जिसमें 2800 क्रॉप रूट्स हमने डिस्कस करे थे, उतने हैं। इनफैक्ट उसके जो मेन रूट्स हैं आज वो नहीं है और क्रॉप रूट्स ने उसको होल्ड ओवर किया हुआ है। और 14,500 स्क्वायर फीट में उसके जो क्रॉप रूट्स हैं वो पूरा फैले हुए हैं, कवर अप हैं, ठीक है। और उस प्लांट्स की हर डायरेक्शन 4 to 5 किलोमीटर, 4.5 होता है किसी किसी बुक में, किसी किसी में वो 4 to 5 किलोमीटर भी होता है। तो अप्रोक्सीमेट आप कंसीडर कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर उसका जो ब्रांचेस हैं वो हर एक डायरेक्शन में, यानी कि इधर भी 4 to 5 किलोमीटर, इधर भी उसके ब्रांचेस 4 to 5 किलोमीटर, इधर भी उसके 4 to 5 और द नेक्स्ट और, ठीक है। यानी कि हर एक डायरेक्शन में उस प्लांट्स के जो ब्रांचेस हैं दे आर जनरली स्प्रेड इन 4 to 5 किलोमीटर इन ईच डायरेक्शन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्लांट होगा। इस पेड़ में से काट काट करके रास्ते बने हुए हैं, इतना ज्यादा है। चलिए बोटेनिकल गार्डन के बाद में हम हमारे नेक्स्ट जो भी है आपका सीक्वेंस नंबर आप देख लीजिएगा, हियर आई एम राइटिंग ओनली द वन। हमने आई थिंक 5 और 6 डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है वो है जूलॉजिकल पार्क। बोटेनिकल गार्डन से या बोटेनिकल पार्क कह सकते हैं हम, ऐसे यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। अगर जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं, जस्ट रिलेटेड विद द सेम बोटेनिकल गार्डन, बस डिफरेंस इतना होता है वहां पर हम लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, यहाँ पर हम लिविंग एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। क्लियर है? तो ये है यहाँ पे क्या, जूलॉजिकल पार्क के बारे में। जनरली इसमें अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, तो ये भी क्या है एक तरह से, वो कैसा था आपका एक्सेसिव टू कंजर्वेशन था, वो भी आपका एक एनक्लोज सिस्टम था जहां पर हमने प्लांट्स को इकट्ठा किया हुआ है, कलेक्शन किया हुआ है विद लेबलिंग। अब वहां पे तो हमने प्लांट्स पे नेम प्लेट लगाई थी, है ना, उसके कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली की। अब एनिमल की बॉडी पे तो हम नेम प्लेट लगा नहीं सकते ना, इसलिए यहाँ पे एनिमल जिस केज के अंदर होते हैं, जिस एरिया में उनको रखा जाता है, उस केज के बाहर वो नेम प्लेट लगाई जाती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जू वगैरह में जाते होंगे, जूलॉजिकल पार्क है ना, जू में जाते हैं तो हमें वहां पे डिफरेंट डिफरेंट केज मिलती है, किसी में लायन है, किसी में टाइगर है, किसी में क्रोकोडाइल है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, और उन केज के बाहर एक प्लेट लगी होती है, लेबलिंग प्लेट, ठीक है। तो ये भी क्या है जूलॉजिकल पार्क, इट इज एन
enclosed system, it is an enclosed system जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, अंडर ह्यूमन केयर, वेयर एनिमल्स आर to be kept or placed, कह सकते हैं हम, ठीक है, अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। और दूसरी बात, इनको सेम जैसा इनका खुद का नेचुरल हैबिटेट होता है वैसा ही एरिया इनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, यानी कि एंड ऑल्सो प्रोवाइड the same habitat area where they live। अगर कोई एनिमल पानी में रहने वाला है तो उसको पानी में ही दिया रखा जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़े उसमें फ्रीली एरिया में रहने वाला है, घूमने फिरने वाला, आपने देखा होगा लायन वगैरह के जो केज होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं ताकि वो आराम से वहां पे घूम फिर सकें, है ना। तो यहाँ पे ये आती है जनरली, यहाँ पे भी सेम ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस होती हैं, प्रोवाइड द सेम हैबिटेट का मतलब है कि ये वो सिमिलर कंडीशंस होती हैं जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। वेयर दे लिव का मतलब यहाँ बात हो रही है उनके नेचुरल, जहां से हम उनको लाए थे, ठीक है, और जैसा उनका प्रॉपर एरिया था नेचुरल हैबिटेट के जैसे ही कंडीशंस उनको उस पार्क के अंदर प्रोवाइड कराई जाती हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है, जनरली ये भी कैसा है, एक तरह से एक्सेस टू कंजर्वेशन है, वो प्लांट्स का था, ये एनिमल का है, ठीक है। ये क्या है, इट इज एक्सेस टू, ये बेनिफिट्स में भी आ सकता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। अच्छा, इसके अलावा जैसे वहां पर नेम प्लेट्स या जो साइंटिफिक नेम फैमिली के साथ में प्लांट को या ट्री को लेबल किया गया था, ऐसे ही इनकी जो केज होती है, ठीक है, केज इज लेबल्ड विद एनिमल्स कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम एंड इसके अलावा इट्स फैमिली, जिस भी फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम इसमें क्या होते हैं, मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और भी होती है, प्रोटेक्टेड तो है ही है, ठीक है, यहाँ पर उनको सारी की सारी कंडीशंस भी सेम उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उन्हीं के जैसे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब आता है कि यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या होते हैं बेनिफिट्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क के। पहला तो वही बोल दिया, यहाँ पर एक्सेस टू कंजर्वेशन है, एक तरीके से जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प टू प्रोटेक्ट इन endangered species of animals, जो बहुत ज्यादा खतरे में है आज की डेट में एनिमल्स की, उन स्पीसीज को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पे वही है, एक तरीके से ये भी एक्सेस टू कंजर्वेशन ही है, ठीक है, एक्सेस टू, ये दोबारा से लिख रही हूं मैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सेस टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। एक और है टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है ना, हेल्प इन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, हेल्प इन टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्ट। और एक चीज वही, ये किसमें भी हेल्प करते हैं, टू नो द एग्जैक्ट नेचुरल बिहेवियर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, वो क्या खाता है, क्या उसका ब्रीडिंग सीजन है,
किस तरह से उसका बिहेवियर है, कब वो हैप्पी होता है, कब वो सैडनेस फीलिंग, इमोशनल फीलिंग्स फील करता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें ना, कि वो कब एग्रेसिव है, वो सारी चीजें हम वहां उसके अंदर में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे जाना होगा। लेकिन अगर जूलॉजिकल पार्क के अंदर, जैसे हमने प्लांट्स में बात करी थी ना, कि प्लांट का फील्ड हैबिटेट के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वहां पे रहते हुए, सेम यहाँ पर भी उन चीजों के बारे में जाना जा सकता है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख रही हूँ अलग पेन से, यहाँ देखिएगा, टू नो टू नो या टू स्टडी, ऐसे कर लीजिएगा, टू स्टडी। माइक बंद करिए किसी का है। टू स्टडी द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, जो एनिमल्स कहाँ रह रहे हैं, लिविंग इन जू या जूलॉजिकल पार्क में है। अच्छा, वो जो इंफॉर्मेशन होंगी, वो इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकते हैं, उनका फीडिंग हैबिटेट कैसा है, फीडिंग क्या खाते हैं, हैबिटेट कैसा है, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन कब है, और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं अगर इनको सबको एक ही वर्ड में लिखना चाहूं तो यहां पर हो जाएगा उनका कंप्लीट नेचुरल बिहेवियर, कंप्लीट बिहेवियर, है ना, बिहेवियर ऑफ दैट एनिमल। तो आराम से ये जाना जा सकता है, उनके बारे में, उनके पूरे बिहेवियर को जाना जा सकता है। प्लीज नोट इट डाउन अप टू हियर। आवाज सिर्फ आदित्य, मानसी आपको आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है, सबको आवाज नहीं आ रही है कि सिर्फ मानसी के साथ प्रॉब्लम है ये? आ रही है मैम आवाज। मानसी बेटा ये आपके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, वरना सबको क्लियर है। ठीक है, नोट किया आपने? यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चंस होते हैं, जीके के लाइक, ठीक है, कौन कौन से हैं ये, दो लिखेंगे। एक तो हम लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क, फर्स्ट इज लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क, साउथ अफ्रीका का पार्क है ये, ठीक है, और क्रूगर्स में है ये, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क क्रूगर्स, KRUGERS, ठीक है, KRUGER, क्रूगर्स कहाँ है ये, साउथ अफ्रीका, सबसे बड़ा है ये जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। दूसरा एक और है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, हम हमारे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कहां पर है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, इसे नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क के बाद नेक्स्ट की तरफ, दैट इज म्यूजियम। जल्दी से नोट करिएगा, एंड वंस यू नोट इट डाउन प्लीज टेल मी। डन, ओके, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है दैट इज म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम क्या होते हैं, आई एम श्योर आप सबने अभी तक कोई ना कोई म्यूजियम जरूर देखा होगा, देखा है क्या सबने, या तो हाँ, है ना, हर जगह पे म्यूजियम होते हैं। म्यूजियम का मतलब क्या होता है, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टोर होता है ना। जरूर नहीं है, मैं तो हम तो यहाँ सिर्फ लिविंग वर्ड, इनकी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे लिविंग वर्ड से रिलेटेड, इनके ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड म्यूजियम की बात करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ म्यूजियम एनिमल्स का ही होता है या बायोफील्ड का ही होता है, म्यूजियम तो हर फील्ड का होता है। अगर आप किसी ऐसे
एरिया में जाते हो या कोई रॉयल्टी टाइप का ना, राजा महाराजाओं के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं कहीं भी, तो उन प्लेसेस में भी क्या होता है, उनके प्रॉपर म्यूजियम होते हैं कि हाँ ये उनकी तलवार होती थी, ये वो कपड़े पहनते थे, वगैरह वगैरह सारी चीजें, है ना। तो उन्हीं को हम म्यूजियम कहते हैं कि जो चीजें आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज म्यूजियम। आई होप ये 9th होगा। ठीक है, म्यूजियम। पहली बात तो ये कि म्यूजियम होता क्या है, ये भी सेम वही है, ये वो प्लेस है जहां पर हम एनिमल्स को या प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। जूलॉजिकल पार्क में, बोटेनिकल पार्क में लिविंग प्रिजर्वेशन होता है, लिविंग एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हर्बेरियम फाइल में उनके पार्ट का, ओनली फॉर प्लांट्स रिलेटेड है, हर्बेरियम नाम से पता चल रहा है, एनिमल्स का तो नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे म्यूजियम की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या प्लेस है, वही है, प्रिजर्वेड एरिया है। ठीक है, अ प्लेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। लेकिन ये कैसे होती है, डेड फॉर्म होती है, लिविंग फॉर्म नहीं होती है, डेड फॉर्म होती है। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े लेवल पे म्यूजियम होते हैं, छोटे छोटे लेवल पे भी म्यूजियम होते हैं, और ये मेनली हेल्प करते हैं, हेल्प, ठीक है, किसमें करते हैं, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिख दूं मैं यहाँ पे ताकि दोनों ही आ जाएंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, स्कूल और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो दे आर एसोसिएटेड विद स्कूल और इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं, इनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो भी हेल्प करते हैं, मतलब एक एजुकेशनल सिस्टम में बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। ठीक है, म्यूजियम में, स्कूल और इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कहाँ म्यूजियम होते हैं, देखिएगा आपने अपने लैब वगैरह के अंदर कभी गए होंगे तो देखा होगा, तरह से स्पेसिमेन होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ग्लास के, मतलब कंप्लीट ग्लास नहीं होता है, इस तरह से स्पेसिमेन होते हैं। ठीक है, ये ऐसे, इस तरह से इनके अंदर एक सॉल्यूशन फिल होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, जिसे हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं, और उस प्रिजर्वेटिव के अंदर में या तो कोई एनिमल, या तो कोई मैं बात करूं, या तो कोई एनिमल या तो कोई बेसिकली प्लांट्स का कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन, ये यहाँ पे एक छोटा सा एनिमल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ऐसे, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर प्रिजर्व्ड है, डेड फॉर्म है, याद रखिएगा, लाइफ फॉर्म नहीं है, प्रिजर्व्ड है। ये क्या है यहाँ पर, डेड एनिमल। ठीक है, ये प्लांट भी हो सकता है, जनरली इनको बोला जाता है स्पेसिमेन। देखे हैं सबने, स्कूल लेवल पे तो बहुत रहते हैं, स्कूल और कॉलेज लेवल पे यही सब रहते हैं, स्पेसिमेन। हाँ या ना, सबने देखा है कि नहीं। जो भी कोई प्लांट पार्ट है जार के अंदर में प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, म्यूजियम के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि प्लांट्स, बोथ प्लांट्स एंड या और एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन जार और एनी कंटेनर। ठीक है, इन आ लिक्विड प्रिजर्वेटिव के अंदर में प्रिजर्व रहते हैं, लिक्विड प्रिजर्वेटिव। ठीक है,
अब बात आती है कि ये लिक्विड प्रिजर्वेटिव क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ मैं आपको। मैम वीडियो बंद हुआ है। ऐसा क्या? ओके, अभी देखा? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? मैसेज मत किया करो, आई कांट सी योर मैसेज, जाना पड़ता है मैसेज देखने के लिए। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे, तो एक आपको ना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक जब जो ह्यूमन एनाटॉमी की जो होती है, एनाटॉमी की क्लासेस जब चलती है ना, तो उसमें एक बॉडी निकाली जाती है, ठीक है, डेड बॉडी। वो डेड बॉडी को भी ना प्रिजर्व फॉर्म में रखा जाता है, और उसमें इतनी तीखी तेज स्मेल होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ना वहां पे बेहोश होकर ही गिर जाते हैं। तो एक्चुअल में वो जो स्मेल है ना, वो प्रिजर्वेटिव की है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जिसकी वजह से ये बेहोशी वाली कंडीशंस तक भी हो जाती है। तो वो किसकी स्मेल होती है? वो फॉर्मेलिन की स्मेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? फॉर्मेलिन हो सकता है, फॉर्मेलिन, या एसीटोन भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, या अल्कोहल का भी हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रिजर्वेटिव। लर्न करने के लिए तीनों वर्ड्स को ट्रिक के साथ लर्न कर सकते हो। FAA ये है फॉर्मेलिन, एसीटोन एंड अल्कोहल, ठीक है। दिस ऑल थ्री केमिकल्स एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, लॉन्गर टाइम्स के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। आया समझ में? ऐसे ही एक तो इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में ये प्रिजर्वेटिव फिल है। दूसरे कुछ और भी होते हैं, जैसे आपने ना जो बड़े बड़े थोड़े म्यूजियम होते हैं स्कूल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से हट करके अगर आप देखें कहीं जाएं, तो वहां पे आपको मिलेगा कि एक एनिमल की स्किन है, लॉयन है, उसकी स्किन है, लेकिन वो रियल नहीं होता है, उसकी सिर्फ स्किन होती है और उसको प्रिजर्व किया जाता है, और उस स्किन के अंदर बहुत सारा स्टफ फिल किया जाता है और उसको वही शेप दी जाती है लॉयन वाली। आया समझ में? इस तरह से भी प्रिजर्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या हो सकते हैं? जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम बाय फिलिंग, ठीक है, स्टफ इन देयर स्किन तो होगी ओरिजिनल, बाकी उसके अंदर जो स्टफ होगा वो उसी शेप का होगा, उसी शेप के अकॉर्डिंग उसको फिल किया जाएगा और उनको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी क्या हो सकता है? एक तो ये हो गया। ऐसे ही एनिमल्स के स्केलेटन्स को भी म्यूजियम के अंदर रखा जाता है प्रिजर्वेटिव फॉर्म में, एनिमल स्केलेटन आल्सो आर केप्ट, ठीक है। एनिमल्स skeleton are also placed कह सकते हो या kept कह सकते हो, ठीक है, अंडर म्यूजियम या इन म्यूजियम। देखे भी होंगे आपने डायनासोर्स, किसी ने देखा है क्या आंखों से? नहीं ना, लेकिन उसका स्केलेटन तो आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली करते किस तरह से है, जैसे मैं अगर इस वाले म्यूजियम की बात करती हूँ, स्पेसिमेन के अंदर यहाँ पे क्या किया गया? बहुत सारे एनिमल्स या जो भी प्लांट्स हैं उनको लिया, यानी कि उनको कलेक्ट किया, कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्ट किया पहले तो, फिर उनको किल्ड किया, किल्ड, और फिर आपने देखा होगा यहाँ पे कभी भी ऐसे जो स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर में वो अच्छे से टाई अप होते हैं या तो पिन अप होते हैं एक पर्टिकुलर शीट पे, ठीक है, और फिर उसको उसके अंदर में डाला जाता है। तो पहले कलेक्ट किया, फिर किल किया एंड फाइनली पिंड किया, पिंड, ठीक है। एंड ये पूरा होने के बाद उनको फिर प्लेस किया इन दी
किसमें? प्रिजर्वेटिव में। और ये प्रिजर्वेटिव क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रिजर्वेटिव आपके फॉर्मेलिन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। स्मेल तो तीनों में ही बहुत स्ट्रांग है, बट सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रांग जो होती है बहुत बहुत हाईली स्ट्रांग होती है, ठीक है। बेहोशी तक भी हो जाती है इसकी वजह से। यहां तक नोट करिएगा, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। अभी क्या मैसेज किए हुए हैं आपने? वीडियो बंद। आदित्य, इज इट विद यू ओनली? आई थिंक ये सिर्फ आदित्य के साथ है या किसी और के भी साथ में हो रहा है वीडियो बंद होने का? जल्दी से बताइएगा। ऑल क्लियर है मैम। ऑल क्लियर है ना? नहीं मैम। बेटा जो नहीं बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है सिर्फ उनके साथ प्रॉब्लम है। देखिए तेजस ने बोला है सबका ठीक है, पूजा क्लियर है मैम, क्लियर है। क्लियर है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना वो रिकनेक्ट कर लिया करो। अच्छा आदित्य हो गया ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा अब इसमें भी हम एक बात कर लेते हैं, इसमें हम हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो है, ठीक है। तो एक मैं इसको भी यहाँ ऊपर ही लिख रही हूँ बेटा, यहाँ से नोट करिएगा। दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यू दिल्ली में है ये, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। क्या है पूरा? नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। ये एक म्यूजियम ही है, लार्जेस्ट म्यूजियम है, इंडिया का है, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो नॉर्मल में देखिएगा हमने जो टैक्सोनॉमिकल एड्स देखे जनरली, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा दोनों के लिए देखा, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। बस डिफरेंस ये था कि एक में तो हमने प्रिजर्व जो थे वो डेड को, और एक में हमने प्रिजर्व किया है किसको? लिविंग एनिमल्स को। तो ये रब कर दूं क्या? हैव यू नोटेड डाउन बच्चों? सबका ना? ये जरूर आपको याद रखने, ये तो हर बच्चे को पता होता है, अपने अपने लैंग्वेज में वो कुछ भी लिख करके आ जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर याद नोट करिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट है, इसी में अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी टैक्सोनॉमिकल एड्स को कंप्लीट किया है। हमने देखा अंडर दिस, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा है बेसिकली कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। दे आर यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ, दोनों के लिए ही है, ठीक। हमने देखा कि हम दोनों तरह के जो बॉडी है उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रिजर्व कर रहे हैं वो डेड फॉर्म को कर रहे हैं, और एक तरफ लिविंग फॉर्म को कर रहे हैं। प्रिजर्व्ड डेड, चाहे वो प्लांट्स हो आपके या वो एनिमल हो आपके, है ना। प्लांट्स को और एनिमल को, एक तो दोनों को एक साथ प्रिजर्व करते हैं किसके अंदर? अभी जो पढ़ा हमने म्यूजियम के अंदर, डेड फॉर्म में, याद रखिएगा म्यूजियम। एक सिर्फ प्लांट को और भी कहां पर प्रिजर्व किया जाता है? एनिमल्स को नहीं, प्लांट्स को हर्बेरियम के अंदर। तो हर्बेरियम भी आपके डेड प्रिजर्वेटिव में ही आता है, ठीक है। हर्बेरियम ऑल्सो किसके अंदर में आता है? डेड प्रिजर्वेटिव में आता है, ऑफ प्लांट्स ओनली, ठीक है। लेकिन दोनों को अगर प्रिजर्व किया जाता है तो म्यूजियम के अंदर में हाँ हम दोनों को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिजर्व तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जा रहा है, लिविंग बॉडीज, ठीक है। अब लिविंग बॉडी चाहे वो आपके प्लांट्स की है, आइदर दे आर लिविंग प्लांट्स और दे आर लिविंग एनिमल्स। बताइए कहाँ पढ़ा था हमने ये वाला, बताइएगा। हमें पता है ना प्लांट्स को अंडर बोटेनिकल गार्डन्स, है ना, बोटेनिकल गार्डन्स या बोटेनिकल पार्क कुछ भी कह दीजिए,
यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। ये लिविंग है दोनों, याद रखिएगा, लिविंग बींग्स, ये दोनों ही लिविंग हैं। तो ये प्लांट्स इन बोटेनिकल गार्डन एंड हेयर these are the animals are preserved in living form in where zoological park, ये zoological park में होते हैं। ठीक है, अब एक बिल्कुल जो लास्ट में हमारा टेक्सोनॉमिकल जो एड है वो आएगा, इसे जल्दी से नोट करिएगा। फिर जो आगे है हमारा वो है टेक्सोनॉमिकल की। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा इसे प्लीज। हो गया। डन। मैम ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्शन है। ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्शन है, ओके। अभी देखिएगा, है अभी भी। अब ठीक है क्या? हाँ मैम। चलिए मैं ऊपर थोड़ा कम लिखूंगी फिर। ठीक है, लास्ट है हमारा, बिल्कुल लास्ट है, वो है हमारी टैक्सोनॉमिकल कीज। ठीक ना, बिल्कुल लास्ट है। आई होप 10 होगी ये। दिस विल बी टैक्सोनॉमिकल कीज। ये क्या होती है? ये भी एक तरह का टैक्सोनॉमिकल एड्स है। ठीक है, दे आर ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, और ये जो टैक्सोनॉमिकल एड है ये क्या करता है? जनरली एनालिटिकल, यानी कि ये हेल्प करेगा किसमें? एनालिटिकल टूल्स में हेल्प करेगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलरली एनालिटिकल टूल है ये फॉर आइडेंटिफिकेशन of characters with respect to similarities with other organisms। ठीक है, other organisms। मैम और रिफ्लेक्शन हो रहा है ऊपर के साइड को। बेटा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज आप लोगों को, एक मिनट रुकिएगा जरा। अभी ठीक है? अब तो हाँ नहीं हो रहा? अभी भी हो रहा है? नहीं, ऑल ऐसे ही क्लियर हो मैम। रहा है। ऑल क्लियर ना? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज मैंने लिखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। एक वर्ड और मेंशन कर लीजिएगा, सिमिलैरिटीज एंड बीच में आ जाएगा यहाँ पर डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, दूसरा ये एक तरीके से होता क्या है, एक सेट होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक सीक्वेंशियल मैनर में। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल की कहते हैं। चलो पहले से समझ लेते हैं, फिर बाकी की थ्योरी जो है इसकी थोड़ी सी वो बाद में लिखेंगे। आप समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ कैसे। एनालिटिकल टूल का मतलब क्या है? देखो नाम से पता चला ना, टैक्सोनॉमिकल की। आप सपोज कीजिएगा कि आपके पास में कई सारे ताले हैं, लॉक। ठीक है, और कई सारे क्या है आपके पास में की भी है इस तरह से। तो क्या होगा, आपको ये नहीं पता है कि कौन सी की किस लॉक के लिए है। आप क्या करोगे? उनको चेक कर करके ही तो करोगे ना, जो जिसके साथ फिट होगा आप उसको अलग निकालते चले जाओगे। आ रहा है समझ में?
सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन करना है, उनको जो अलग अलग कैटेगरीज में रखना है, पहले हम ये देखेंगे कि उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कितने एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि कितने मैच नहीं कर रहे हैं। जो मैच कर रहे हैं उनको हम एक कैटेगरी में डालते चले जाएंगे, जो मैच नहीं कर रहे हैं उनको हम अलग कैटेगरी में करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे फिश, फ्रॉग, ठीक है, बैट, बर्ड्स एंड कैट्स। ये हमने 5 तरह के एनिमल्स को लिया। एक फिश है, फ्रॉग है, बैट है, बर्ड है और कैट है। 5 है हमारे पास। हमें कैसे पता चलेगा? मुझे पसीना आएगा इससे ज्यादा। थैंक यू। ठीक है, अब हमें ये 5 जो ऑर्गेनिजम्स है कैसे पता लगेगा कि हमें इसमें किसको एक साथ रखा जाए, किसको अलग रखा जाए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखेंगे कि किसके पास में कौन कौन से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। इंटरनल कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, एनाटॉमी की बात नहीं हो रही, सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। पहले हम इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लेते हैं कि ये देखा जाए इन सब में से एक्सटर्नल ईयर्स किसके पास में है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, अब एक्सटर्नल ईयर्स किसके पास में प्रेजेंट हैं, और इसी का फिर सेकेंड पॉइंट, एक्सटर्नल की जगह पर एब्सेंट किसके पास में है। एक्सटर्नल ईयर किस किस के पास प्रेजेंट है, किस किस के पास में एब्सेंट है। आप मुझे बताइए यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर्स होंगे वो किस किस के पास प्रेजेंट होंगे। ये देखो, एक तो ये इसके पास में प्रेजेंट है और एक ये इसके भी पास में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट किस किस के पास में है? बैट एंड कैट के पास तो प्रेजेंट है। अगर हम आपसे बात करें कि क्या फिश, फ्रॉग और बर्ड में एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, तो भाई नहीं होते हैं। इन तीनों में एब्सेंट होते हैं। किस किस में? फिश में, फ्रॉग में और किस में? बर्ड में। इन तीनों में एब्सेंट होते हैं एक कैरेक्टर। अब इनको अलग निकाल दिया, ठीक है, और इन तीनों को अलग निकाल दिया, ये 3 अलग हो गए। अब दूसरा कैरेक्टर फीचर देखा जाए, इनमें से किसके पास प्रेजेंट है और किस किसके पास एब्सेंट है। ठीक है, नाउ प्रेजेंस ऑफ विंग्स। विंग्स किस किस के पास प्रेजेंट है? बताइएगा मुझे, किस किस के पास में विंग्स होती है यहाँ पे? बस एक तो बर्ड के पास होती है और दूसरा बैट के भी पास होती है ना, बर्ड एंड बैट। अच्छा, अब इसी में आ जाएगा एब्सेंस ऑफ विंग्स। किस किस के पास में एब्सेंट होते हैं? रिमेनिंग जितने भी हैं सबके पास में एब्सेंट हैं। फिश के पास में होती है एब्सेंट, फिन्स होती हैं, विंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, फ्रॉग के भी पास नहीं होते हैं और कैट के भी पास नहीं होते हैं। ये इधर इनको एक साथ अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या देखेंगे हम जनरली इसमें? गिल्स। ठीक है, कि किसके पास में तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं और किसके पास में गिल्स एब्सेंट होते हैं। थर्ड, हमने एक एक करके क्या करा रहे हैं, जैसे वो है ना आपके पास में सपोज 10 लॉक हैं, 10 कीज हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सा की किस लॉक के लिए है या कौन सा लॉक किस की के लिए है, तो आप ट्राई कर करके देख रहे हो। ऐसे यहाँ पर आप इनके कैरेक्टर्स को स्टडी कर करके उनको सेपरेट करते जा रहे हो, उनके लिए अलग अलग क्लास बनाते जा रहे हो, है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट, गिल्स, प्रेजेंट और एब्सेंट। अब प्रेजेंट तो किसके पास में होती है गिल्स? बताइएगा, ये तो आपको पता होगा ना, सिर्फ और सिर्फ फिश के पास प्रेजेंट होती है। किसके पास होती है? फिश के पास प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें गिल्स क्या होते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एब्सेंट तो सबके पास होंगे वैसे तो। यहाँ पर बैट में भी एब्सेंट है, कैट में भी एब्सेंट है, बर्ड में भी एब्सेंट है और आपका जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें भी एब्सेंट है। लेकिन अब हमने क्या किया, इतना सब पढ़ लिया, इसके बाद जो ये एक्सटर्नल ईयर्स के बिहाफ पे था इनको बिल्कुल अलग कर लिया, फिर इन 3 में कंपैरिजन किया, सिर्फ इन 3 के अंदर में। ठीक है, ये अलग ग्रुप निकाल दिया आपने। अब विंग्स के बिहाफ पे इन 3 में कंपैरिजन किया।
तीन को किसके बिहाफ पे अलग अलग किया है? विंग्स के बिहाफ पे। विंग्स किस किस के पास में होती हैं? बर्ड में होती है, बैट में होती है। बैट हम ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेट कर चुके हैं, तो इसका मतलब सिर्फ बर्ड बचा आपका। एब्सेंट किस में होती है? वही रिमेनिंग थ्रीज में होती है। इन तीनों को फिश, फ्रॉग, सॉरी कैट भी हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब बचे आपके पास में सिर्फ ये दो ऑर्गेनिज्म। इन दोनों का जो आपने सेपरेशन किया होगा वो किसके बिहाफ पे किया है? गिल्स के बिहाफ पे। फिश अलग हो गया गिल्स के बिहाफ पे, और जो फ्रॉग है उसमें मतलब एक स्टेज तक तो होता है, लेकिन जब वो अडल्ट फ्रॉग होता है उसमें एब्सेंट होती है गिल्स। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना जल्दी बताइएगा। यस और नो? और भी कैरेक्टरिस्टिक Yes. फीचर्स आप इसके Yes, अंदर में ma'am. ले सकते हैं, और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ले सकते हैं कि इसमें से चलिए आप देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स किसके पास प्रेजेंट होती हैं? इन दोनों के पास। तो ये दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, दोनों ही मैमल्स हैं, ठीक है। दोनों के पास में ही एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों के पास में ही गिल्स एब्सेंट होती है। इस तरह से ये काफी सिमिलर हैं, मैमेलियंस हैं। अगर हम यहाँ पे फिश और फ्रॉग की बात करते हैं, वो दोनों काफी सिमिलर हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन है ना। लेकिन फिर भी फिश और फ्रॉग को अलग अलग कैटेगरी में सिर्फ इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे वो किसके अंदर में रहते हैं? जल और पानी दोनों में रह सकते हैं। आई मीन जल और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, है ना। दूसरा, उनमें गिल्स होते हैं एक स्टेज तक, लेकिन जैसे ही अडल्ट फ्रॉग बनते हैं गिल्स उनमें नहीं रह पाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए जनरली हम जानते हैं फ्रॉग के पास में स्किन होती है या तो लंग्स होते हैं। पानी के अंदर जब वो होते हैं स्किन से रिस्पायर करते हैं, जमीन पे जब वो होते हैं तो वो लंग्स से रिस्पायर करते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन फिश जमीन पर रह सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि उनके पास में तो रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ गिल्स ही होते हैं, जो कि कहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं? वाटर की प्रेजेंस में, जो उसके अंदर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको गेन करते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर हमने क्या किया है? इनको कैटेगरी अलग अलग क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जनरली जो टैक्सोनॉमिकल की है ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ कंट्रास्टिंग characters in a sequential या इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑर्डर में ही तो है, ये सब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही तो है। इन्हीं के बिहाफ पर तो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। हाँ या ना? यस और नो? जल्दी बोलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो पेयर है। पेयर देखिएगा कैसे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है। विंग्स प्रेजेंट है, एब्सेंस है। गिल्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही तो है। तो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे कपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग character in taxonomical key इसे कहा जाता है known as couplet। COUPLET, कपल जैसे तो है या नहीं है? अपोजिट एक दूसरे के, प्रेजेंस है और एब्सेंस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो कपलेट हैं ये बेसिकली इसको, ये तो हमने बोल दिया कि जो भी पेयर है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हमने कपलेट बोला है। ऐसे ही हर एक कपलेट को हम यहाँ पे लीड बोलते हैं, ठीक है। इसी के आगे लिख रही हूं मैं, एंड दिस कपलेट जनरली जो स्टेटमेंट ऑफ कपलेट है, ठीक है, कपलेट इसको क्या कहा जाता है? या इट फॉर्म्स, ऐसे लिख लीजिएगा, इट फॉर्म लीड्स, LEADS। लीड का मतलब क्या हो गया? लीड का मतलब हो गया एक चीज को तो हम एक्सेप्ट करेंगे और एक चीज को हम रिजेक्ट करेंगे, इसी के बिहाफ पे तो करेंगे। देखिए वही प्रेजेंट है एक साथ ले लिया, एब्सेंट है एक साथ ले लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ विंग्स, यहाँ पे ये है, इसमें एब्सेंट है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया इन ऑर्गेनिजम्स में। ऐसे ही यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट, इनकी तो सब कपलेट है ना, और इन कपलेट
क्या बना रहे हैं, लीड बना रहे हैं। इनकी इसमें से गिल प्रेजेंट है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो लीड्स क्या करती है, वन लीड इज एक्सेप्टेड एंड अनदर लीड इज रिजेक्टेड। आया समझ में। तो वन इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड इज वन, और दूसरी वाली जो होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वन इज एक्सेप्टेड, वन इज रिजेक्टेड। आया समझ में। यस और नो, जल्दी बोलिएगा, हाँ या ना। यस मैम। Where the dead plants are preserved in museum, शिवम हमने पढ़ा था अभी, वेयर द डेड प्लांट्स, उनको भी म्यूजियम में। एक्चुअली डिपेंड ये करता है कि आप डेड प्लांट्स के कौन से पार्ट को प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादातर अगर आपने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है उसी इसमें, जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, ये जो बनाए थे हमने स्पेसिमेन, जो कि ग्लास जार के होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी उनको प्रिजर्व किया जाता है। उनके वहां पर भी उनको प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर है अथर्व? यस मैम। ओके, ठीक है। डेड कॉल्स ऑफ प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हम उनको तो करते हैं म्यूजियम में प्रिजर्व। बस प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग है, म्यूजियम में कर लीजिए आप। एक मैंने आपको दूसरा और भी बताया था, हर्बेरियम में कर लीजिएगा। हर्बेरियम में कल हमने पढ़ा था ना, हर्बेरियम के अंदर भी तो हम वही कर रहे हैं, प्रिजर्व भी तो कर रहे हैं। और अगर लिविंग फॉर्म ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिम्स आपको करने हैं प्रिजर्व, तो उसको हम किसके अंदर में करते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को, और जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को। नाउ इट्स इट कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, अप टू टैक्सोनॉमिकल कीज। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग वर्ल्ड के, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, किस बेसिस पे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को अलग अलग किया गया है। टोटल हमने इसके अंदर 6 कैटेगरीज पढ़े थे, जिसमें से 5 आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक इमरजेंसी नहीं गिवन था, बट हमने बता दिया था, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो जो आते हैं नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में उसको डिस्कस करना भूल गए थे, तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी हमने इसके अंदर पढ़ा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल सिस्टम पढ़ा हमने, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़े। टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन उस टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल जो है उसका कोई भी रैंक, चाहे वो किंगडम है तो वो वन टैक्सोन है। अगर आप फाइलम की बात कर रहे हो तो वो वन टैक्सोन है, क्लास की बात कर रहे हो वन टैक्सोन है। इसी तरह से कई सारे टैक्सोन मिलकर के बनाते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। अदरवाइज तो वन एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल सिस्टम रिप्रेजेंट वन टैक्सोन, ठीक है, चाहे वो किंगडम हो, फाइलम हो, क्लास हो। मोलेक्युलर नेम और साइंटिफिक नेम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और हमने ये पूरा टैक्सोनॉमिकल एड्स को भी कंप्लीट किया है, किस तरह से ये हेल्प करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या है, जो टैक्सोनॉमिकल जो एड्स हैं ये, इनका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव तो सिर्फ यही है ना कि हम उन पर्टिकुलरली ऑर्गेनिम्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। आप लोग स्टडी करते हो तो इन्हीं की हेल्प से तो करते हो, ठीक है। ये था इनका मेन मोटिव। तो ये इस चैप्टर के अंदर में इतना ही है, दैट इज मच मोर सफिशिएंट अप टू योर नीट लेवल। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं जो मैं आपको कराना भूल गई थी, वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और वो था बेसिकली बायनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। ऐसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन समटाइम्स उसमें ईयर और बुक्स के नेम और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कैरलस लीनियस ने साइंटिफिकली नेम्स को जो दिया था पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको मैंने बताया था कि 72 टू 75 रूल्स दिए थे, तो वो कौन सी बुक थी उनकी जिसके अंदर में उन्होंने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को मेंशन किया, उसका नाम है, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। टोटल रूल्स कितने दिए गए थे, टोटल रूल्स 72 टू 75, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा
ये जो रूल्स थे किस बुक के अंदर में इनको दिया गया, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक, ठीक है, जो उन्होंने पब्लिश करी थी, जिसके अंदर में सारे रूल्स थे ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो वो उस बुक का नाम था फिलोसफिका बोटानिका, ठीक है। अंडर अंडर हिज बुक फिलोसफिया बोटानिका, ठीक है, ये बुक थी उनकी। इस बुक के अंदर कब ये पब्लिश्ड हुई? दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1751 में पब्लिश हुई। केयरलेस लीनियस की है, ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट, इस बुक के अंदर, क्योंकि उन्हें हमें पता है ना, जो उन्होंने ये नेमिंग दिया था ये दोनों के लिए दिया था, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए दिया था। नोमेनक्लेचर वाज गिवन फॉर प्लांट्स एज वेल फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स को उन्होंने किस बुक में, मैं आपको शायद इसके नेम लिखवा चुकी थी, एनिमल्स साइंटिफिक जूलॉजिकल नेम, है ना, जूलॉजिकल नेम। ये जो नेम दिए गए थे एनिमल्स के इन हिज बुक का नेम था सिस्टेमा नेचर, ठीक है, ये बुक का नेम था जिसके अंदर जूलॉजिकल नेम्स वर गिवन। अच्छा, कितने नेम्स दिए गए थे? नियर अबाउट, नॉट नियर अबाउट, इनफैक्ट फिक्स है 4326 एनिमल्स, या मैं लिख दूं जूलॉजिकल नेम्स वर, है ना, जूलॉजिकल या हाँ जूलॉजिकल नेम्स वर गिवन। इन्होंने इतने सारे एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम दिए। ये बुक कब पब्लिश हुई? व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश्ड in 1758। वैसे ईयर पूछा नहीं जाता है, बट हाँ समटाइम्स आ जाते हैं। 1758 में ये जरूर पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स का उन्होंने बुक में नेम दिया था, जूलॉजिकल नेम दिया था, ये बुक का नेम है उनके का, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लांट्स के बोटेनिकल नेम बोलेंगे हम, उनको जूलॉजिकल नेम कहा है, तो हम इनको कहेंगे बोटेनिकल नेम। और जो बोटेनिकल नेम है, ठीक है, दे वर जनरली गिवन बाय कार्लस लिनियस इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। ये इनकी इस बुक का नेम है, स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। और इस बुक के अंदर कितने प्लांट्स के नेम को मेंशन किया गया था? बच्चों कभी कभी आपको ना ये 6000 मिल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट अमाउंट हम बात करते तो 5900, ठीक है, 5900 प्लांट्स नेम वर मेंशन इन इट बुक, 5900। बट समटाइम्स आपको कभी कभी आंसर में अगर 5900 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में 6000 है, देन यू हैव टू टिक ऑन 6000, ठीक है। किसी किसी बुक में 6000 मेंशन होता है, लेकिन एक्यूरेट जो मोर एक्सेप्टेड जो आंसर है दैट इज 5900। अगर 5900 ऑप्शन में है देन यू हैव टू टिक ओनली ऑन दिस वन इज। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये है, तब आपको इस पे टिक करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही कि ये जो इनकी बुक थी सिस्टेमा स्पीसीज प्लांटेरम, व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, this was published in 1753. This book was published in 1753। 1751 में फिलोसफिक बोटानिका, और जिसके अंदर में उन्होंने टोटल नेमिंग वगैरह की थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स की, पब्लिश्ड हुई उनके जूलॉजिकल नेम्स के लिए सिस्टेमा नेचर 1758 में, और 4326 एनिमल्स नेम वर गिवन, ठीक है, अंडर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ दिस बुक के अंदर में जो रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग। ऐसे यहाँ पे ये है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट
द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड अप टू योर नीड लेवल। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। एक दो साइंटिस्ट के नेम होते हैं, वो मैं आपको उसके कुछ असाइनमेंट्स भेजूंगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल यही काम करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं, अब तक पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं या जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, कल हम उस पे पूरी क्लास को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से आज की क्लास में पढ़ के तैयार है ना, जहां तक हमने पढ़ाया है पूरा, तक कल आप मुझे जल्दी जल्दी से आंसर्स कर सको। ठीक है, हाँ, अब यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो, जल्दी से बताइए। यस और नो? नो मैम। पक्का से ना? यस ओके मैम। मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय मैम। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। क्यों टुडे का लेक्चर होता नहीं क्या था? चलिए ठीक है, कल के लिए प्लीज आप पढ़ के तैयार रहिएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और आप मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, चैप्टर की पीडीएफ फाइल मिलेगी। चैप्टर की पीडीएफ फाइल क्यों चाहिए तुम्हें हर्षवर्धन? तुम नोट नहीं करते हो क्या? हर्षदा देशमुख, आप बेटा नोट नहीं करते हो क्या? चलिए मैं आपको चैप्टर की पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगी। ठीक है, पर आप नोट करिए, तो गलत बात है, आप लोग नोट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? टेस्ट कब होगी इस चैप्टर पे? टेस्ट तो बेटा सर डिसाइड करेंगे, है ना? टेस्ट तो भगत सर दीपक सर हैं, वो डिसाइड करेंगे, जब वो बता देंगे तब होगा। चलिए ठीक है, बाय एंड टेक केयर। कल के लिए प्रिपेयर रहिएगा, हमारा तो एक ओरल टेस्ट होगा, वो कल होगा। मैं असाइनमेंट करवाऊंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे, तो उसके लिए आप कल प्रिपेयर होके आइएगा।